जैसे ही रुद्र अमन के पास बैठा, वो दूसरे पक्ष से हल्का दबाव महसूस कर सकता था। शायद यह एक रईस की आभा थी। रुद्र ने हालांकि रॉयल के बारे में कोई परवाह नहीं की। वो अनुरोध करने के लिए उपलब्ध पुस्तकों की सूची को देखने में व्यस्त था। पूरी सूची को देखने के बाद विभिन्न पुस्तकों ने उनकी रुचि को बढ़ाया। रुद्र ने महसूस किया कि युद्ध के बाद पुस्तकालय में जितना उन्होंने सोचा था, उससे कहीं अधिक समय वो बिताने जा रहे थे। यह जानकर कि ज्ञान ही शक्ति है। यह स्थान ज्ञान का भंडार था। यदि वो इस स्थान के रहस्यों में महारत हासिल कर लेता है तो वो खेल में बहुत सी मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है। रुद्र अनजाने में इस बिंदु पर खेल रचनाकारों पर चकित थे। इतनी जटिल दुनिया बनाना एक बात है, अकेले इतने विशाल पुस्तकालय का निर्माण, वर्षों के इतिहास और शोध को देखते हुए, इसके लिए भारी मात्रा में समय और संसाधनों की आवश्यकता थी। यह वास्तव में पूरा करने के लिए एक कठिन कार्य था। इसके लिए उन्हें क्यूबर उद्योगों का पूर्ण सम्मान था। उन्होंने एक काल्पनिक दुनिया बनाई। सिर्फ एक खेल नहीं, एक बहुत ही जीवंत और सांस लेने वाली दुनिया। यही कारण है कि दृश्यमान भविष्य में कोई अन्य खेल बाजार पर अपनी पकड़ बनाने के करीब नहीं आएगा। अगले 50 साल के लिए नहीं। यदि खेल पर्याप्त आकर्षक नहीं था, तो वास्तविक विश्व मुद्रा की भागीदारी के साथ तराजू पूरी तरह से इत्तला दे दी। हर कोई 16 साल के लड़के या 81 साल के बिस्तर पर पड़े बुजुर्ग को नहलाता है, ओमेगा खेल रहा था। केवल 16 साल से कम उम्र के बच्चों को खेल में अनुमति नहीं थी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि कम उम्र में आभासी वास्तविकता में प्रवेश करने से उनकी वास्तविकता की भावना अस्पष्ट हो सकती है। और उन्हें अभी भी समाज की बुनियादी बातों के बारे में जानने की जरूरत थी। इसलिए उन्हें यह सीखने की जरूरत थी कि अपने राष्ट्रों के लोगों और संस्कृति के साथ कैसे जुड़ना है। यहाँ तक राक्षसों को मारने की खूनी सामग्री भी बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसलिए क्यूबर उद्योग खुशी से निर्धारित आयु सीमा के लिए सहमत हुए। हालांकि यह अभी भी एक देश से दूसरे देश में भिन्न था। स्थानीय सरकार के आधार पर कानूनी खेल की उम्र 16-21 थी। हालांकि 16 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति कंपनी के मानकों के अनुसार नहीं खेल सकता था। हर दिन खिलाड़ियों की लहरों और लहरों के प्रवेश के साथ बाजारों ने गति प्राप्त करना शुरू कर दिया था, और पैसे की कीमत के साथ साथ सामानों के मूल्य में भी थोड़ी वृद्धि हुई। डॉलर सोने के मूल्य में गिरता रहा। हालांकि दुनिया के 12 बड़े देशों के क्यूबर में शेयरधारक होने के कारण उन्हें वास्तव में इस स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यूबर ने सरकार के शेयरधारक सदस्यों के रूप में आमंत्रित करके एक मास्टर स्ट्रोक खेला था। 12 बड़े राष्ट्रों के साथ इस बहु-ट्रिलियन डॉलर के बाजार की लहर को कोई भी नहीं रोक सकता था। खेल निष्पक्ष था, जिसमें किसी भी देश को अनुचित लाभ नहीं मिला, और यह अंतर्राष्ट्रीय दबाव से ऊपर था। देश भी जैसे कुछ छोटे राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था के लगातार चरमराने पर अत्यधिक निराश थे, लेकिन वे अधिक से अधिक लहर के आगे झुक सकते थे। रुद्र की सोच एक पल के लिए पटरी से उतर गई। वो जल्दी से हकीकत में वापस आ गया। क्या पढ़ना है? इस पर कोई बेहतर सुराग नहीं होने के कारण उन्होंने बुनियादी प्राथमिक के बारे में किताब को चुना और अपना शोध शुरू किया। वो और राजकुमार दोनों ने पुस्तकालय को पढ़ने में ईमानदार होने के कारण अपनी चुप्पी फिर से हासिल कर ली। रुद्र प्राथमिक की मूल बातें से भौतिक औषधि विज्ञान की मूल बातें और फिर बुनियादी कीमिया की ओर बढ़े। उन्होंने अंतर्दृष्टि और प्रेरणा प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री पढ़ी। अंत में उन्होंने अपने एकमात्र ज्ञात विस्फोट कलाकार, अपने पूर्वज ऑगस्ट स्वॉन नाइट के इतिहास पर एक नज़र डालने का फैसला किया। पुस्तक में उनके जीवन की एक जीवनी थी, जो उनके वंश के पहले उत्तराधिकारी द्वारा लिखी गई थी।
उनके जीवन के उद्धरणों और संघर्षों का वर्णन करते हुए एक शूरवीर के रूप में उनका मार्ग चित्रित किया गया था, और एक विस्फोट कलाकार के रूप में उनके उपवर्ग के बारे में अस्पष्ट उल्लेख देखा गया था। यह स्पष्ट था कि पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति को इस बारे में बहुत कम अंतर्दृष्टि थी कि कक्षा वास्तव में क्या करती है, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए सबसे बड़े रासायनिक हथियार पुस्तक में बताए गए हैं। तीसरे नंबर पर थी बिजली विस्फोट कला, वज्र। नंबर 2 पर वो हथियार था जिसका इस्तेमाल वो अजगर को मारने के लिए करता था, परम जानवर को मारने वाला बम, पशुपति अस्त्र। नंबर 1 पर इतिहास में सबसे खतरनाक बम था, जो अब तक देखे गए सबसे घातक बमों में से एक था। इस बम से पूरे युद्ध के मैदान को पोंछते हुए इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया गया। ब्रह्मास्त्र। लाइब्रेरियन उसकी पसंद पर मुस्कुराया जबकि अमन मुस्कुराया। अमन हर गुजरते मिनट में रुद्र को अधिक से अधिक पसंद करता था। यह जानने के बाद भी कि वो क्राउन प्रिंस था, उसने उसकी चापलूसी या बूट नहीं किया, बेहद अडिग होने के कारण। उसने अमन को नापसंद नहीं किया और न ही उसे खुश करने की आवश्यकता महसूस की। जबकि वो ईमानदारी से पढ़ता था, इसने उसकी ज्ञान की प्यास को दिखाया, और उसने अमन जो पढ़ रहा था उसमें उसका चरित्र नहीं दिखाया। वॉन नाइट परिवार को राज्य के रॉयल्स के प्रति वफादार होने के लिए जाना जाता है, इसलिए वो अपने बगल में बैठे युवक को एक बहुत ही विश्वसनीय और वफादार अधीनस्थ के रूप में देख सकता था। प्रसन्न होकर वो अपनी स्मृति में शकुनी वॉन नाइट नाम याद करते हुए पढ़ने के लिए लौट आया। रुद्र समझ गए कि विस्फोटक कलाकार में वॉन नाइट की प्रगति का तरीका था कि मैना का उपयोग अशांति के रूप में अस्थिर रसायनों को बनाने का तरीका था। उन्हें ऐसे रसायनों को खोजने की जरूरत थी जो आमतौर पर अप्राप्य होंगे, लेकिन उत्प्रेरक के रूप में मैना के प्रभाव में वे जोरदार प्रतिक्रिया करेगा और विस्फोट करेगा। वो जो रासायनिक बम बनाता उसे विस्फोट करने का तरीका भी यही था। मन को भरो। यह ज्ञान में एक बड़ी छलांग थी। वो जानते थे कि आगे काम करने के लिए एक सामान्य दिशा थी। उन्होंने संभावित रासायनिक संयोजनों और उनकी विशेषताओं के बारे में शोध किया। प्रेरित होकर उन्होंने मोटी किताबों के माध्यम से जो कुछ भी महत्वपूर्ण महसूस किया, उसे नोट करने के लिए प्रेरित किया। एक पूर्ण बेवकूफ बन गया। रुद्र अपने शोध में गहराई से डूबे हुए थे। इस बारे में एक अस्पष्ट विचार प्राप्त कर रहे थे कि कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन समय के खिलाफ दौड़ के साथ क्या वो युद्ध के लिए समय पर रहस्यों को खोल